गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। 12th इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे आधुनिक भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन है, उसमें हमने देखा कि 3 चरणों में आंदोलन को बांटा गया। सामाजिक सुधार आंदोलन से हो या क्रांतिकारी हो या फिर राजनीतिक आंदोलन हो, जिसमें पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सामाजिक सुधार आंदोलन की। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, आडंबर थे, उन चीज़ों से समाज को बाहर निकालने का प्रयास। और इसी प्रयास में सबसे पहला जो योगदान रहा वो रहा राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 1828 ईस्वी में। और वास्तव में समाज में जो कुरीतियां थी, आडंबर थे, पाखंड थे, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। संक्षिप्त जीवन काल उनका रहा, लेकिन बहुत सी उपलब्धियां उनको मिली थी। मैंने बताया भी था आपको कि उन्हें किस किस नामों से, एक युग पुरुष के नाम से, पत्रकारिता के दूत के नाम से, नवजागरण का अग्रदूत, तो बहुत से नाम उनको दिए गए राजा राम मोहन राय को। और अंत में चलकर 1833 ईस्वी में, सितंबर 1833 ईस्वी में राजा राम जो मोहन राय थे उनकी मृत्यु हो गई। अब ब्रह्म समाज बन चुका था। ये एक जिम्मेदारी थी कि किस तरह से अब इस ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को या इसको आगे लेकर चलना है। तो आगे हम चल रहे हैं अब चैप्टर में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात, और एक चीज और है कि बहुत सी किताबें लिखी उन्होंने, पत्रकारिता में योगदान दिया। और अगर सबसे प्रसिद्ध अगर उनकी पुस्तक पूछी जाए तो वो कौन सी थी? संवाद कौमुदी। देखो, 2 चीज है, संवाद कौमुदी, जिसे प्रज्ञा चांद के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखेंगे कि संवाद कौमुदी को प्रज्ञा चांद के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक पुस्तक उन्होंने लिखी 1809 में, एकेश्वरवाद का उपहार। यानी कहने का मतलब एकेश्वरवाद को लेकर वो यही कहना चाहते थे कि जो ईश्वर है वो क्या है? एक है, लेकिन उसके अनेक रूप हैं। तो एक ईश्वर की जो अवधारणा थी उसको राजा राम मोहन राय क्या कर रहे थे? मान रहे थे। यानी कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी एकेश्वरवादियों का उपहार, उसमें इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि ईश्वर एक है और वो अनेक रूपों में बटा हुआ है। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी क्या किया था? विरोध किया था। मैं आपको बता दूं, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, मात्र एक विवेकानंद जी को छोड़ दिया जाए तो उन सभी ने कहीं ना कहीं मूर्ति जो पूजा थी उसका विरोध किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्रह्म समाज से थोड़ा आगे कि राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में किस तरह का क्रियाकलाप ब्रह्म समाज में रहा। ये पूरा डायग्राम यहां मैंने बहुत आसानी से आपके सामने बना दिया है। इसको आप जैसे ही देखेंगे सारी चीजें आपके समझ में आने लग जाएगी। बिल्कुल डायग्राम के ऊपर पूरा फोकस रखें आप। ब्रह्म समाज पढ़ रहे थे हम। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात उनका जो दायित्व संभाला वो संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन थे देवेंद्रनाथ टैगोर? पता है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने यह कार्यभार संभाल लिया। इनकी भी ब्रह्म समाज के प्रति रुचि थी और कहीं ना कहीं ये उसमें ध्यान देते थे। ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे या उद्देश्य थे उनमें इनकी रुचि थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 6 अक्टूबर 1838 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर 6 अक्टूबर 1838 तत्वबोधिनी सभा। और इस सभा को स्थापित करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था? धार्मिक चिंतन, कि एक ऐसी सभा हो जहां पर ब्रह्म समाज को मानने वाले लोग हों या ईश्वर को मानने वाले जो लोग हैं वो एक जगह एकत्रित हो और धार्मिक चिंतन कर सके। तो धार्मिक चिंतन के उद्देश्य से उन्होंने तत्वबोधिनी जो सभा थी उसकी स्थापना की। ठीक है, अब आगे चलकर 1843 में ये ब्रह्म समाज से भी पूरी तरह से जुड़ गए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ब्रह्म धर्म पुस्तक। ठीक है, किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में विश्वास था इनका और तत्वबोधिनी सभा भी इन्होंने बना ली थी। ब्रह्म समाज के सदस्य भी बन गए थे और इन्होंने ब्रह्म धर्म पुस्तक भी लिखी। उसके बाद में जैसे वैसे वक्त आगे निकलता गया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक और ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया, केशव चंद्र सेन को। यानी कि पहले देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, उसके बाद में उन्होंने एक सदस्य और बन गया केशव चंद्र
सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन का जो जन्म हुआ 19 नवंबर 1838 कलकत्ता में। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म समाज का जो मेन पॉइंट जो स्थान रहा वो रहा पश्चिमी बंगाल और कलकत्ता मुख्य रूप से। ठीक है, क्योंकि आप राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, उनका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह से बंगाल में उन्होंने कार्य किए। फिर उसके बाद में आप देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चले जाइए, वो भी बंगाल से हैं। उसके बाद में आप केशव चंद्र सेन के पास आ जाएं, वो भी बंगाल से। तो कहने का मतलब ब्रह्म समाज की जो धुरी थी, मुख्य जो धुरी थी, वो कहाँ पर केंद्रित थी? बंगाल में। तो केशव चंद्र सेन का जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1838 कलकत्ता में। ठीक है, और ये भी इसके सदस्य बन गए, किसके? ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। और आगे चलकर 1862 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को इस ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य बना दिया गया। यहां तक कहानी देख लीजिए आप कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर आए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना कार्यभार संभाला, एक सदस्य और जुड़ गया, केशव चंद्र सेन। और आगे चलकर 1862 में केशव चंद्र सेन इस ब्रह्म समाज के प्रधान आचार्य बन गए। अब इनका एक ही मकसद था कि मैं ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय रूप दे सकूं, पूरे भारत में जो इसके उद्देश्य थे या इसकी खूबी थी उसको प्रसारित कर सकूं। ये इनका क्या था? उद्देश्य था। लेकिन इनमें खूबी थी, ये सहिष्णुवादी थे। सहिष्णुवादी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को महत्व नहीं देकर सभी धर्मों का समान आदर करें, सभी धर्मों की बात करें। लेकिन यहां बात हो रही थी ब्रह्म समाज की। लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे वो क्या थे? सहिष्णुवादी थे। सहिष्णुवादी का मतलब सभी धर्मों के प्रति आदर। तो इनके मन में जो अन्य धर्म थे उनके प्रति भी क्या था? आदर था। तो इस वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में मनमुटाव हो गया, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि आप पूरी तरह से ब्रह्म समाज का समर्थन कीजिए, ब्रह्म समाज की ही बात कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जो केशव चंद्र सेन थे वो सहिष्णुवादी थे और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, सभी धर्मों की बात करते थे। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। किसके बीच में? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में मतभेद हुआ। और उस मतभेद का परिणाम क्या हुआ कि ये जो ब्रह्म समाज था वो 1866 ईस्वी में दो भागों में बट गया। विवाद का कारण मैंने बता दिया। अब उसके बाद में विवाद हुआ, मनमुटाव हो गया और 1866 ईस्वी में जो ब्रह्म समाज था वो दो भागों में बट गया। कौन कौन सा है? देखो, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, इसका नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठाकुर है ये, लेकिन टैगोर अंग्रेज बोलने में इनको टैगोर कर दिया, बाकी एक्चुअल में इनका नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था, रविंद्रनाथ ठाकुर। लेकिन टैगोर हम जानते हैं क्योंकि अंग्रेजों की भाषा से जो शब्द निकले वो ठाकुर से क्या हो गए थे? टैगोर हो गए थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके जो संस्थापक रहे वो कौन रहे? आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। और एक और इसका भाग जो बना वो बना भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या फिर भारतीय ब्रह्म समाज। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर आ गए, केशव चंद्र सेन आ गए, दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ। मनमुटाव के बाद में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। कौन कौन सा? आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, और इन्होंने अब अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सब अपना अपना विस्तार कर रहे थे। ये सहिष्णुवादी थे, हर धर्म को साथ लेकर चलने वाले थे, और ये केवल ब्रह्म समाज को आगे बढ़ा रहे थे। आगे चलकर जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इनके जो अनुयायी थे, कुछ इनको मानने वाले थे, इनके इस धर्म को मानने वाले थे, वो कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने आगे चलकर बहुत सी संस्थाओं की क्या की थी? स्थापना की थी। सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की। प्रार्थना सभा 1867, याद रखेंगे। जो प्रार्थना सभा थी उसकी स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। कब की गई? 1867। किसने की? आत्माराम पांडुरंग और महादेव
गोविंद रानाडे। ठीक है, यानी कि ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जो केशव जो चंद्रसेन थे इसके अनुयायी थे, इसको मानने वाले थे, इसके फॉलोवर थे, इन्होंने आगे चलकर जो भारत ब्रह्म समाज थे उसको प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की। कब की? 1867 ईस्वी में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की? प्रार्थना सभा की। और उसके बाद में इसके एक अनुयायी थे जिन्होंने मद्रास में वेद सभा की स्थापना की, श्रीधरलू नायडू। श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू, इन्होंने किसकी स्थापना की? वेद सभा की। तो इस प्रकार से इन्होंने ब्रह्म समाज के बंटने के बाद में किस तरह से जो उसके उद्देश्य थे या उनकी शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में जो केशव चंद्र सेन थे वो अपना कार्य करते रहे और आगे चलकर 1872 ईस्वी में, याद रखेंगे 1872 ईस्वी में उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनः विवाह कानून पारित करवा दिया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन कर लिया जाए कि भारत में अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनः विवाह का जो कानून पारित करवाया वो किसने करवाया? केशव चंद्र सेन ने। कब करवाया? 1872 ईस्वी में। ठीक है, ये यहां पर इन्होंने कानून पारित करवा दिया। लेकिन और इस कानून के तहत उन्होंने एक चीज भी रखी कि बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए। बाल विवाह का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इस कानून के तहत बाल विवाह का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह का कानून बनाया कि आप किसी भी जाति से हैं, आप किसी भी जाति में विवाह कर सकते हैं, और जो विधवा हो गया था उसे भी पुनः विवाह करने का अधिकार था। तो कहने का मतलब ये है, इसके तहत इन्होंने बाल विवाह का भी क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन इनकी एक गलती इनसे ये हो गई जिसकी वजह से जो ये भारतीय वर्षीय या भारतीय ब्रह्म समाज था वो भी बिखराव में आ गया, वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों की इनके प्रति जो आस्था थी वो खत्म हो गई। वो घटना क्या थी? मैंने बताया कि अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, ठीक है, विधवा विवाह होना चाहिए, कानून बना दिया, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे। लेकिन इन्होंने खुद ने अपनी जो 12 वर्षीय पुत्री थी, जो इनकी पुत्री थी 12 वर्ष की, उनका विवाह जो था वो उन्होंने कर दिया, यानी बाल विवाह कर दिया अपनी पुत्री का। अपनी पुत्री का जो विवाह था वो कूच विहार के शासक के साथ कर दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब बाल विवाह का एक तरफ तो आप विरोध कर रहे हो और दूसरी तरफ आपने अपनी ही पुत्री का विवाह यानी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? कूच विहार के शासक के साथ। और जब लोगों ने इस चीज को देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी चीज का विरोध कर रहा है और मैं ही वही चीज कर रहा हूं, बाल विवाह का विरोध कर रहा हूं मैं, और मैं ही बाल विवाह को समर्थन करता हूं अपने घर से, तो ये चीज गलत है। ऐसा ही किसके साथ हुआ? केशव चंद्र सेन के साथ। विरोध कर रहे हैं लेकिन खुद की पुत्री का विवाह कर दिया, इसीलिए लोगों की आस्था इनके प्रति क्या हो गई थी? कम हो गई, बिल्कुल खत्म के बराबर हो गई। और आगे चलकर ये बिखराव हो गया। ठीक है, जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था या भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें बिखराव होकर कौन सा समाज रह गया? ये साधारण ब्रह्म समाज। जिस प्रकार से आज आर्य समाज जितनी प्रगति कर चुका है उस प्रकार से ब्रह्म समाज ने प्रगति नहीं की। क्यों? क्योंकि समय समय पर ये बिखराव होता गया, इसमें बिखराव होता गया, इसीलिए ब्रह्म समाज आर्य समाज से थोड़ा पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन के ऊपर कायम नहीं रहे और समय समय पर इसका क्या होता गया? बिखराव होता गया। और अंत में जाकर पहले यहाँ 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में हो गया, ये अलग चला रहे, ये अलग चला रहे। फिर यहाँ कुछ कानून बनाया, लोगों को नाराजगी हो गई क्योंकि बाल विवाह का समर्थन कर दिया। पहले तो आप विरोध कर रहे थे, फिर समर्थन कर दिया अपनी पुत्री का विवाह करके। तो आगे चलकर 1878 में यही जो समाज था वो बंटकर किस में रह गया? साधारण ब्रह्म समाज में रह गया। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है, यहाँ पर कंप्लीट ब्रह्म समाज आपका हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए इस पूरे जो टॉपिक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आप आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अब सुधार,
जो हमारे प्रमुख जो लीडर थे ब्रह्म समाज के, राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या क्या सुधार किए वो सुधार हमें अब देखने हैं। कौन कौन से सुधार किए, चाहे वो राजनीति में हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। सबसे पहले सामाजिक सुधार हम देखते हैं। अब सामाजिक सुधार तो आप जानते ही हैं, सामाजिक सुधार में तो क्या किया था भाई, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, छुआछूत, आडंबर, पाखंड, इन सभी का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी क्या रही सामाजिक सुधार में? सती प्रथा कानून। सती प्रथा का विरोध किया था ना इन्होंने, और सती प्रथा के विरुद्ध कानून भी लाए थे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर कि भाई सती नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि रही थी सामाजिक सुधार में। समझ में आ गया ना भाई? सामाजिक सुधार में आप क्या कहेंगे कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी, आडंबर थे, मूर्ति पूजा को लेकर समर्थन कर रहे थे लोग, तो उनका विरोध किया, भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। सृष्टि जो रचयिता वो एक ही ईश्वर है, लेकिन अनेक रूपों में वो बटा हुआ है। एकेश्वरवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। छुआछूत का विरोध किया, जो पाखंड आडंबर है उनका विरोध किया, सती प्रथा का क्या किया, विरोध किया। तो ये हो गए इनके सामाजिक सुधार। अब है राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार में आपने एक चीज देखी होगी कि ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय मामलों में अंग्रेज भी इनसे क्या लेते थे, परामर्श लेते थे। परामर्श, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी राजनीतिक रूप से। जो भी राजनीतिक मामले थे भारतीयों के, उनमें अंग्रेज इनसे क्या लेते थे, परामर्श लेते थे। और इनका ये मानना था कि भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, कानून में समानता का व्यवहार होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए कि ब्रिटिश को जो लोग हैं उनको कानून में रियायत दी जाती है और जो भारतीय उनको रियायत नहीं दी जाती है। उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से पृथक रखना चाहिए, ताकि न्यायपालिका स्पष्ट और साफ निर्णय दे सके। ये इनका मानना था कि जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका, इनको एक जगह मत रखो, इन दोनों को क्या रखना है, अलग रखना है। यानी न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखो ताकि न्याय में समानता आ सके, ये इनका था। ठीक है। और जन आंदोलन भी इन्होंने किया बंगाल में जन आंदोलन किया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तो ये इनका राजनीतिक अधिकार हो गया। अब देख लीजिए आर्थिक अधिकार, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का मतलब बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में सामंत जमींदार थे, वो लोगों का शोषण कर रहे थे। तो उन्होंने उनके खिलाफ क्या की, मांग उठाई कि आप जबरन किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। और उसको लेकर उन्होंने जन आंदोलन भी चलाया था। किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, ये आर्थिक हो गया, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद में आ गया आपके धार्मिक। धर्म में मैंने बताई दी है, धर्म में कि धार्मिक रूप से वो क्या थे, एकेश्वरवाद थे, एक ईश्वर की आस्था को मानते थे। धर्म में जो आडंबर, जो अनुष्ठान, जो चीजें होती थी, उनका वो क्या करते थे, विरोध करते थे। धर्म में जो मूर्ति पूजा हो रही थी उसका भी वो क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है। और उसके बाद में शिक्षा में सुधार। भाई शिक्षा में क्या सुधार किया? आपको पता है कि शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे राजा राम मोहन राय। शिक्षा को लेकर ही तो इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जगह जगह कॉलेज, पत्रकारिता में बहुत अहम अपना योगदान दिया और जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसका समर्थन किया। यानी राजा राम मोहन राय क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर क्यों थे? क्योंकि ये जानते कि भारतीय तभी तरक्की करेंगे जब वो अंग्रेजी शिक्षा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो आगे चलकर आप अंग्रेजों के बराबर खड़े हो जाएंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर क्या दिया था, बल दिया था। और इसीलिए कि प्रत्येक भारतीय शिक्षा प्राप्त करे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे, इसीलिए इन्होंने कलकत्ता स्कूल व कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, की थी ना। और पत्रकारिता में भी अपना विशिष्ट योगदान दिया था, ताकि पत्रकारिता के थ्रू या पत्रकारिता से वह लोगों को क्या कर सके, जागरूक कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्रह्म समाज के बारे में कि ब्रह्म समाज किस तरह से बट गया, कौन इनके संस्थापक थे, आगे चलकर ब्रह्म समाज कैसे आगे बढ़ा, किसने इसको आगे लेकर चले गए, फिर बिखराव हुआ, फिर दो भागों में बट गया, फिर आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज के रूप में आ गया। फिर उसके बाद में जो
इसके संस्थापक थे ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। उन्होंने कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या फिर सामाजिक या शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। ओके, थैंक यू।